नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार चुनाव में मोदी जी के भाषण बड़े कमाल के हो रहे हैं। मतलब कई बार हमें लगता है कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए इससे ज्यादा भाषा के मामले में और क्या गिरेंगे, और उसके बाद मोदी जी के नए बयान आ जाते हैं जिससे हमें लगता है कि यार यहां तो कोई लिमिट ही नहीं सेट की है। कट्टे की बात लगातार कर रहे हैं मोदी जी, लगातार कट्टा का उपयोग कर रहे हैं। कट्टा आप जानते हैं जो देशी तमंचा होता है उसको कट्टा कहते हैं, और बिहार और ईस्टर्न यूपी में कट्टा जो है वो बड़ी आसानी से मिल भी जाता है। मोदी जी बार बार डरा रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार आ गई, अगर लालू जी की सरकार आ गई, लालू जी तो अब मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं, तेजस्वी की अगर सरकार आ गई यानी कि महागठबंधन की अगर सरकार आ गई तो कट्टे की सरकार हो जाएगी, कट्टा चलने लगेगा। उनके बयान अगर आप सुन लेंगे तो वाकई हम लोग कहते थे कि कान के कीड़े झड़ जाते हैं, तो उनके बयान सुनकर वाकई कान के कीड़े झड़ जा रहे हैं। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार है केंद्र में, पिछले 8-9 साल से सरकार है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में, और पिछले 20 साल से ज्यादा वक्त से सरकार है नीतीश कुमार की बिहार में। और बिहार में अगर कट्टा है, अगर बिहार में कट्टा बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो इसके लिए थैंक यू मोदी जी और थैंक यू नीतीश कुमार कहा जाना चाहिए। दैनिक भास्कर ने इस तरह के बयानों के बाद एक खोजी रिपोर्ट की, और इस रिपोर्ट में यह पाया कि इन्होंने 25-30 पीस मांगे, यानी 25-30 कट्टे मांगे नंदलाल नाम के एक व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने कहा कि चुनाव के कारण कट्टों की बहुत डिमांड है। इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि वो कह रहा है चुनाव के कारण कट्टों की बहुत डिमांड है। अब ये कट्टे की डिमांड कौन कर रहा होगा आप समझ सकते हैं। फिर भी उसने कहा कि उसका भतीजा या मुरगहवा या खिड़कियां गांव के लोग 1800 तक हथियार उपलब्ध करा सकते हैं, यानी 1800 कट्टे उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा उसने उस गांव के मुरगहवा गांव के शंकर वर्मा का पता दिया और कहा कि हाईटेक हथियार जितने आपको वहां से चाहिए उतने मिल जाएंगे। डील फाइनल हो गई। कोवर्ट ऑपरेशन था ये जिसमें डील फाइनल हो गई, और कहा गया कि तुरंत अब निकल जाइए क्योंकि पुलिस की नजर रहती है। तो अगर नीतीश कुमार की सरकार रहते हुए 1800 कट्टे वो दिलाने की बात कर रहा है, जितने चाहे उतने कट्टे दिलाने की बात कर रहा है, और ये तो सिर्फ एक आदमी से बात हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में नीतीश बाबू के राज में कट्टे बड़ी आसानी के साथ मिल रहे हैं, और कट्टों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अनंत सिंह की तस्वीरें आप देख चुके हैं कितने हथियारों के साथ हैं, और ये हथियार जो इकट्ठा हुए हैं ये कोई लालू प्रसाद यादव के समय में नहीं हुए हैं, ये नीतीश कुमार के समय में हथियार इकट्ठा हुए हैं। और ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है। दैनिक भास्कर ने ही एक रिपोर्ट की थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता, झारखंड की शायद नेता थी, उनका कहना था कि बिहार चुनाव के चलते लड़कियों की डिमांड बढ़ गई है और वो लड़कियों की सप्लाई करती हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या एमएलएज एमपीज को किस तरह की लड़कियां चाहिए। तो एक तरफ बड़ी आसानी से कट्टे मिल जा रहे हैं, दूसरी तरफ लड़कियां सप्लाई हो रही हैं, और बाकी क्या क्या हो रहा है वो तो पूछिए मत। तेजस्वी यादव ने एक एफबी लाइव किया, फेसबुक पर एक लाइव किया, और लाइव करके ये बताया कि शाह साहब जो हैं, अमित शाह हमारे गृह मंत्री जो हैं, वो अफसरों से धमकियां दिलवा रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि पहले राउंड की वोटिंग के बाद एनडीए के खेमे में गम का माहौल है, और हार के खौफ से गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों से मिलकर फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करवा के अधिकारियों को बुला रहे हैं। बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है
कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। तो तेजस्वी यादव सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पर कि वो अफसरों के माध्यम से चुनाव में हेर फेर करना चाहते हैं। इसके पहले राहुल गांधी दुनिया भर के आरोप लगा ही चुके हैं और आप देख चुके हैं कि किस किस तरह के खेल किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के नियमों में एक लूप होल निकालकर किस तरह से राकेश सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, दिल्ली में परमानेंट नौकरी होने के बावजूद बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो दिल्ली में वोटिंग की और जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो अपनी वोटिंग ट्रांसफर करा ली और बिहार में वोटिंग की। जब सौरभ भारद्वाज और बाकी सारे लोगों ने उन पर यह आरोप लगाया तो पहले तो बहुत धमकी वमकी दी उन्होंने, लेकिन बाद में खुद ही बता दिया कि वो परमानेंट एम्प्लॉई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और नियम ये कहते हैं कि आप जिस जगह पर परमानेंट एम्प्लॉई हैं वहीं पर वोट दे सकते हैं, उसके अलावा कहीं और आप वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन राकेश सिन्हा खुल के बेगूसराय के अपने गांव में वोट देते हैं और दिल्ली विधानसभा में जब चुनाव हुआ था तो दिल्ली विधानसभा में भी वोट दिए थे। चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि नियमानुसार राकेश जी जो हैं वो बेगूसराय से वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। और राकेश जी अकेले नहीं है, राकेश जी बड़े नेता हैं इसलिए उनकी चर्चा बहुत हुई। बीजेपी के एक नेता है जो उत्तराखंड सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, प्रभात कुमार का उत्तराखंड का जो वोटर आईडी है, एपिक नंबर, वो अभी भी एक्टिव है और उसके बावजूद वो बिहार जाकर वोट डालते हैं। किसके नाम पर वोट डाला है या उनका ही नाम दो जगह है, ये जांच करने की मांग उठी है और ऐसे कितने ही मांगे उठी हैं। दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचल के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी दिल्ली में भी वोट दिया था, फिर बिहार जाकर वोट दिया है। और ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, और ये तो वो केस है जहां पर लोगों ने फोटो लगाए, जहां लोगों ने अपने फोटो वोट देते हुए नहीं लगाए हैं, वैसे कितने केस हुए होंगे इसके बारे में आप भी कल्पना कर सकते हैं। और ऐसे में अगर राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है तो इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर वोट चोरी की शिकायत करनी है तो जाकर चुनाव आयोग में कीजिए। सवाल यह है, जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ही वोट चोरी करवा रहा है, तो फिर वोट चोरी की शिकायत चुनाव आयोग में करने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, उन्होंने आरोप लगाया, सारे सबूत दे दिए, बहुत सारे पत्रकार गए, ढूंढा परखा और सबूत सही मिले। यहां तक कि ब्राजील की एक मॉडल का फोटो कई सारे वोटर कार्ड्स में था। वो सारा कुछ आप देख चुके हैं, कहीं और से नहीं लाए थे, उन्हीं की वेबसाइट से लेकर आए थे, चुनाव आयोग की वेबसाइट से लेकर आए थे। अगर चुनाव आयोग वाकई गंभीर होता, अगर चुनाव आयोग वाकई वोटिंग कराना चाहता सही तो वो खुद जांच करता, किसी शिकायत की अलग से जरूरत नहीं थी, वो खुद जांच कर सकता था। लेकिन कोई जांच नहीं हुई। और चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे डुप्लीकेट वोटिंग को पकड़ा जा सकता है, डुप्लीकेट वोटर आईडी पकड़ी जा सकती है। अगर मान लीजिए, जैसे बात हो रही थी ये प्रभात कुमार की, अगर इनके पास उत्तराखंड का भी वोटर आई कार्ड है और बिहार का भी वोटर आई कार्ड है, तो चुनाव आयोग के पास जो वो एक सॉफ्टवेयर है उससे पता लग जाता और इनका कहीं एक जगह कैंसिल कर दिया जाता। लेकिन सवाल तो यह है कि चुनाव आयोग उस सॉफ्टवेयर का उपयोग ही नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं उपयोग कर रहा है, यह सवाल कोई इतना मुश्किल नहीं है जिसका आप जवाब दे ना सके। और देखिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं। वंदे मातरम को लाया गया। मेरा सवाल सीधा सा है, यह बताने की जरूरत नहीं है, कई दोस्त यह बात बता चुके हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी कि हमारे जो राष्ट्रगीत लिखने वाले टैगोर हैं, उन्होंने और सुभाष चंद्र बोस ने और बाकी सबने मिलकर यह फैसला लिया था। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, आरएसएस के कितने लोग वंदे मातरम बोलकर फांसी पर चढ़े थे? आरएसएस के कितने लोग वंदे मातरम बोलकर जेल में गए थे? और सवाल यह भी है कि जब वंदे मातरम पहले से उपलब्ध था तो आरएसएस के लोग
एक नया गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि लेकर क्यों आए? आरएसएस ने अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम को क्यों नहीं बनाया? पूरा गा लेते, किसी ने रोका तो था नहीं। लेकिन अपने कार्यक्रमों में तो वो गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, भगवा ध्वज को प्रणाम करते हुए अपना गीत गाते हैं और बात कर रहे हैं नेहरू, कांग्रेस और पता नहीं किसकी किसकी वंदे मातरम के लिए। अरे वंदे मातरम पूरा और अधूरे गीत का मामला नहीं है। वंदे मातरम अपने आप में एक नारा बन गया था, और एक ऐसा नारा बन गया था जिसकी आवाज उठाकर, जिसकी बात करके वंदे मातरम कहकर शहीदों ने फांसी चढ़ना स्वीकार किया। लेकिन जिस संगठन के लोग आजादी की लड़ाई में नाखून तक ना कटाए हों, जिस संगठन के लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान न लिया हो, वो जब वंदे मातरम की बात उठाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हंसी आती है। और यही नहीं, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें संदीप चौधरी से बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता, और उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जो है वो संघ के कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे। तो मुझे याद आया कि सरदार साहब की सारी चिट्ठियां वगैरह सब कुछ तो संकलित है। सरदार साहब का जो संपूर्ण वांग्मय है उसमें 6 दिसंबर 1943 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हुई खबर आप पढ़ सकते हैं। यह खबर आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लगवा दी है। इसकी हेडिंग तो सरदार पटेल को विश्वास था कि कश्मीर समस्या का समाधान जल्द ही निकल आएगा, यह है। लेकिन ग्वालियर, लश्कर और मुरार, जो लोग ग्वालियर से परिचित हैं, ग्वालियर के अंदर ये 3 अलग अलग इलाके हैं, तीनों को मिलाकर ग्वालियर बनता है। वहां के नागरिकों के एक कार्यक्रम में सरदार पटेल के भाषण का जिक्र है। उसमें आरएसएस के लिए वो क्या कहते हैं सुन लीजिए। वो कहते हैं, हिंदू महासभा और आरएसएस को चेतावनी देते हुए पटेल साहब कहते हैं कि किसी भी सांप्रदायिक संगठन को राजनीतिक क्षेत्र में न घुसने देने के लिए सरकार कृत संकल्प है। यानी सरकार किसी भी सांप्रदायिक संगठन को पॉलिटिकल एरिना में नहीं घुसने देगी। उन्होंने आरएसएस के गुमराह युवाओं से अपील की कि वे नुकसानदेह कार्यों को छोड़ दें और कांग्रेस में शामिल हो जाएं। सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, वो आरएसएस के लड़कों से कह रहे हैं कि तुम लोग गुमराह हो और आरएसएस के हाथों गुमराह होकर नुकसानदेह काम कर रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो जो इस देश को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए तुम आरएसएस को छोड़ो और कांग्रेस में शामिल हो जाओ। मुसलमानों के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो भारत छोड़कर चले गए हैं उनकी शक्ति और संपन्नता हम लोगों की प्रसन्नता का एक साधन होगा, यानी जहां रहें वहां खुश रहें। लेकिन जो लोग यही हैं उनके साथ प्रेम और स्नेह युक्त व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी जो मुसलमान यहां रह गए हैं उनके साथ प्यार से और स्नेह से व्यवहार किया जाना चाहिए। हम लोगों को एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें हर आदमी विश्वास और सुरक्षा के साथ रह सके। इस काम में मैं आपका सहयोग चाहता हूं। आपका व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए कि पुलिस बल की जरूरत ही न रह जाए, अनावश्यक हो जाए पुलिस बल। ये आरएसएस और हिंदू महासभा के बारे में हमारे गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल के सदविचार हैं, जिसमें वो साफ साफ हिंदू महासभा और आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन कह रहे हैं और उनके युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वो मुख्य धारा में शामिल हों, कांग्रेस में शामिल हों। इसके अलावा भी सरदार साहब के अनेक भाषण हैं, अनेक पत्र हैं जिसमें उन्होंने आरएसएस के बारे में इसी तरह की बातें लिखी हैं। ऐसे ही दिनकर को लेकर आ गए। अरे दिनकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। दिनकर आरएसएस के बारे में क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहते हैं, वो पढ़ना चाहिए। दिनकर ने गांधी जी की हत्या के बाद क्या लिखा है वो भी पढ़ना चाहिए। और दिनकर ने जवाहरलाल नेहरू पर अलग से लोकदेव नेहरू नाम की एक किताब लिखी है, उसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर पढ़ने लिखने से मतलब हो तो आदमी कभी आरएसएस बीजेपी में जाए ही ना। वहां तो सिर्फ व्हाट्सएप से काम चलता है और व्हाट्सएप से 2 तरह की कहानियां बनाई जाती हैं। एक तो 20 साल पहले के लालू प्रसाद यादव के शासन की बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाई जाती हैं, लोगों को डराया जाता है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार में जाके कहते हैं कि पंचर बनाने वाले शासन में आ जाएंगे तो विकास पंचर हो जाएगा।
अब कितना विकास हुआ है उनके राज्य में और कितना विकास नीतीश कुमार ने किया है, यह तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक समुदाय को, मुसलमानों को लगातार निशाना बनाकर इस तरह की घटिया बातें की जा रही हैं। जिस समुदाय का एक व्यक्ति ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुना गया है, जिस समुदाय के लड़के लड़कियां इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आप जहां जाएं वहां आपको मिलेंगे। मैं डेनमार्क गया था, वहां की एक यूनिवर्सिटी में बोलना था, वहां पर हमारे मित्र हैं ताबिश खैर साहब, जो इसी बिहार से गए हुए हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, दुनिया भर में जाने माने प्रोफेसर हैं, लेकिन सबको पंचर वाला कहकर बदनाम किया जाएगा। हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं, तो क्या हिंदुओं को कोई भीख मांगने वाला कहे तो अच्छा लगेगा? हिंदुओं में भी बहुत लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, कृषि मजदूर हैं, तो क्या हिंदुओं को सबको एक साथ मजदूर कहा जाए तो अच्छा लगेगा? बिना पंचर के तो गाड़ी चलेगी ही नहीं साहब। अगर पंचर नहीं बनेगा तो गाड़ी बैठ जाएगी, और गाड़ी चलेगी तो पंचर तो होगा, और जब पंचर होगा तो कोई ना कोई पंचर बनाने वाला चाहिए, चाहे वो देश की गाड़ी हो, चाहे आपके घर की गाड़ी हो, चाहे विकास की गाड़ी हो। तो जो पंचर करते हैं, जो सड़क पर जानबूझकर कीले फैला देते हैं और गाड़ियां पंचर कर देते हैं, वो बुरे लोग हैं। जो पंचर बनाता है वो तो बड़े शान से दिन भर काम करता है और शाम को आराम से 4 पैसे लेकर अपने घर जाता है, अपने बीवी बच्चों परिवार को पालता है, किसी से भीख नहीं मांगता, सर उठाकर जिंदगी जीता है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो किसी मुख्यमंत्री को तो क्या, किसी सामान्य आदमी को भी जेब नहीं देती। लेकिन जमाना ही इसी बात का है कि जितना जहर फैला सको फैलाओ, और समझो कि बस इसी से चुनाव जीता जा सकता। खैर, बिहार में क्या होता है उसका इंतजार रहेगा। प्रचार बंद हो चुका है, अभी बहुत सारे खेल चलेंगे, वोटिंग होगी और 14 तारीख को सारे नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि 14 तारीख यानी नेहरू जी का जन्मदिन है, किसी तरह से इस साल जन्मदिन धूमधाम से ना मने, इसका इंतजाम करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बिहार से नीतीश कुमार की विदाई हो जाए और 14 नवंबर और ज्यादा धूमधाम से मनाया जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। लेकिन ये चुनाव एक बार फिर से याद किया जाएगा धांधलियों के लिए, गड़बड़ियों के लिए और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की भाषा के गिरते हुए स्तर के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।